नमस्कार साथियों, मैं राधे गोस्वामी YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया हिस्ट्री वाले टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। प्लीज यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। इंडिया हिस्ट्री में अपनी बात चल रही थी तुगलक वंश में, और तुगलक वंश में हमने बात कर ली थी गयासुद्दीन तुगलक तक। और आज हम बात करते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो शासन काल है, यह शासन काल था 1325 से लेकर 1351 तक। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसका जो प्रारंभिक नाम था, पहले का नाम था, बचपन का जो नाम था वो नाम था जोना खान। जोना खान। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इस मोहम्मद बिन तुगलक को इसने सबसे पहले अपने दरबार में हिंदुओं को संरक्षण दिया था। अपने दरबार में हिंदुओं को संरक्षण देने वाला दिल्ली सल्तनत में पहला शासक आया था। हिंदुओं को संरक्षण मतलब कि दरबार के बड़े पदों पर इसने हिंदुओं को नियुक्त किया था। इसीलिए दरबार में हिंदुओं को वरीयता देने के कारण इतिहासकारों ने इसको एक उपाधि दी थी। उपाधि, और वो उपाधि कौन सी थी? वो उपाधि थी उलुग खान की। पूछा जाए किस शासक को उलुग खान कहा गया है तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। राजमुंद्री के अभिलेखों में, राजमुंद्री अभिलेखों में इसे कहा गया है दुनिया का खान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दुनिया का खान किसे कहा गया है? इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने, इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने इसे कहा है धनवानों का राजकुमार। ये इसकी मुख्य उपाधियां हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा था? इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इस बात को। किस शासक को, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा था? तो इतिहासकार था एडवर्ड थॉमस। किस अभिलेखों में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है? तो राजमुंद्री के अभिलेखों में। और उलुग खान की उपाधि किसके पास थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यह मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में सबसे विवादित शासक रहा है। सबसे विवादित शासक। कारण क्या था इसका विवादित होने का? तो याद रखना, इसका विवादित होने का कारण यही था कि इसने हमेशा अपने दरबार के उलेमाओं के खिलाफ निर्णय दिए थे। अपने दरबार के उलेमाओं के खिलाफ निर्णय दिए थे। इसके दरबार के जो उलेमाओं होते थे इसके खिलाफ निर्णय देता था, कभी भी इसके पक्ष में निर्णय नहीं दिया था, खिलाफ निर्णय देता था। उलेमाओं के खिलाफ निर्णय देने का मतलब यह हो गया कि यदि इसकी स्थानीय जनता को कोई परेशानी है, यदि इसकी स्थानीय जनता को कोई परेशानी है तो वो जनता बात पहुंचाती है उलेमाओं के खिलाफ, और उलेमा दरबार में बात पहुंचाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के पास। तो ऐसा होता था, जो छोटी बड़ी बातें होती थी उनको लेकर भी मोहम्मद बिन तुगलक उन बातों को दबाता था, उसके खिलाफ निर्णय देता था। जैसे मानकर चलो कि जनता की कोई राशन की समस्या है कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, और वो जनता उलेमाओं तक बात पहुंचाती है कि हमें राशन मिलना चाहिए, और ये उलेमाए दरबार में बात पहुंचाते थे शासक तक, मोहम्मद बिन तुगलक तक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो राशन थोड़ा बहुत देता था उनको ही बंद कर देता था। इसको कहा जाता है उलेमाओं के खिलाफ निर्णय देना। इसी कारण इसको कहा गया है दिल्ली सल्तनत में सबसे
विवादित शासक है। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान शासक भी था। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक माना जाता है इसको। देखते हैं आगे ये कैसे विद्वान था। इसी के दरबार में इतिहासकार आया था इब्न बतूता। इतिहासकार इब्न बतूता आता है इस दरबार में, और कुछ समय तक तो यह इसका दरबारी का काम करता है, और बाद में एक छोटा सा संशय होने के कारण, मैंने कहा था ना विद्वान है, छोटा सा संशय होने के कारण यह इस इब्न बतूता को जेल में डाल देता है। यदि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक का दरबारी विद्वान कौन था, तो याद रखना इसका दरबारी विद्वान था इतिहासकार बर्नी। तुजुक ए फिरोज शाही लिखी थी इसने। इतिहासकार बर्नी इसका दरबारी विद्वान हुआ करता था, जिसका नाम था बर्नी। अब देखो आगे की यदि बात की जाए तो यह दिल्ली की स्थानीय जनता को छोटी छोटी बातों से परेशान करता था। न तो कोई राशन की सुविधा थी, न कोई लाइट की, न पानी की। ऐसे छोटी छोटी जो बातें होती, सुविधाएं मिलती थी, जनता आवाज उठाती तो है ना, जो मिलती थी उसको और बंद कर देता। इसीलिए ये दिल्ली की जनता हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान, और मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान होकर यह तुगलक को गालियों से भरा खत लिखना प्रारंभ कर देती है। गालियों से भरा खत, पूरा पेज ऊपर लिखते हमारे प्रिय शासक मोहम्मद बिन तुगलक, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे पेज पर एक से बढ़कर एक लेटेस्ट गाली, और नीचे लिख देते आपका अपना नाम नहीं बताऊंगा। यह सिस्टम चल रहा था। एक दिन में हजारों खत आते थे इसके पास, एक दिन में हजारों खत आते थे, और इन्हीं खतों के कारण परेशान हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और अब यह दिल्ली की जनता को देना चाहता है दंड, और इसी दंड देने के कारण यह सबसे पहले जो काम करता है विद्वान होने के कारण, वो काम था इसका राजधानी परिवर्तन। देखो बात है 1334 की। 1334 ईस्वी में इसने राजधानी परिवर्तन की थी। 1334 में राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन ऐसे करता है, भारत की राजधानी थी विद्यार्थियों दिल्ली। कहां थी? दिल्ली थी, और दिल्ली से यह राजधानी लेकर जाता है देवगिरी, गुजरात प्रांत का हिस्सा हुआ करता था, और इस देवगिरी का नाम बदलकर रखता है दौलताबाद। ठीक है ना, देवगिरी का नाम बदलकर रखता है दौलताबाद। बात है 1334 ईस्वी की, और एक स्टेटमेंट जारी करता है, दिल्ली की जनता को आदेश देता है, और वो आदेश ऐसे देता है कि मैं कर रहा हूं राजधानी परिवर्तन, इसीलिए दिल्ली की जनता को दंड मिल रहा है। सारी दिल्ली की जनता को मेरे साथ देवगिरी चलना पड़ेगा। अब सारी जनता इसके साथ देवगिरी जाएगी। जब जनता देवगिरी जाएगी तो पूरी दिल्ली खाली होगी। यदि किसी ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया, यदि किसी ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसको सीधा मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो क्वेश्चन अच्छा है, राजधानी परिवर्तन कब होती है? तो 1334 ईस्वी में होती है। कहां से कहां होती है? दिल्ली से देवगिरी होती है, गुजरात प्रांत का हिस्सा था, और इसका नाम रखता है ये दौलताबाद। देवगिरी राजधानी परिवर्तन होती है। यह दिल्ली सल्तनत में दूसरी बार हो रहा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहली बार कब हुआ था, तो याद रखना राजधानी परिवर्तन करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, उस शासक का नाम था इल्तुतमिश। राजधानी परिवर्तन इल्तुतमिश, इसने राजधानी परिवर्तन की थी सबसे पहले। यह लाहौर से दिल्ली लेकर आया था, और आज दिल्ली से कहां जा रही है? यह जा रही है दिल्ली से देवगिरी। अब राजधानी देवगिरी चलेगी। जैसे ही राजधानी देवगिरी जाती है तो आगे क्या होता है? आर्थिक स्थिति कमजोर आती है। ऐसा माना जाता है कि यह देवगिरी पहुंच जाता है, जनता भी देवगिरी पहुंच जाती है,
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सैन्य टुकड़ी दिल्ली भेजी थी, एक सैन्य टुकड़ी दिल्ली भेजता है कि जाकर देख कर आओ कोई व्यक्ति दिल्ली में रहा तो नहीं है। तो वो सैन्य टुकड़ी जब आकर देखती है तो दिल्ली में सिर्फ 2 आदमी मिलते हैं, एक अंधा था, एक लंगड़ा था। यहां तक कि पूरी दिल्ली में घूमने पर कुत्ता और बिल्ली भी नजर नहीं आ रहा था, पूरी दिल्ली वीरान हो चुकी थी। यह बात इतिहासकार बर्नी ने लिखी थी कि पूरी दिल्ली वीरान हो जाती है। तो एक अंधा और एक लंगड़ा 2 आदमी मिलते हैं दिल्ली में, पूरी दिल्ली खाली थी। अब देखो विद्वान होने के कारण अगला कौन सा काम करता है, अब आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, यह टूट चुका है पूरी तरीके से। आपको भी पता है राजधानी परिवर्तन हुई है तो पूरी जनता साथ में गई है, अरे भाई साहब हो जाता है अब परेशान। अब ये क्या करता है, यहां पर करता है ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, यहां पर करता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। क्या होती है सांकेतिक मुद्रा, यह तो पहला विद्वान होने का काम था, इसका ये दूसरा है। सांकेतिक मुद्रा का मतलब है चांदी का एक सिक्का बराबर कांस्य का सिक्का, चांदी का एक सिक्का बराबर कांस्य का सिक्का। यह भारत में पहली बार हो रहा है, आज तक भारत में किसी ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन नहीं किया है। आज पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर रहा है, और वो भी कौन कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि इससे पहले विश्व में किसने की थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, पहले मैं लिख देता हूं सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। चांदी का सिक्का बराबर कांस्य का सिक्का। जो चीज आप चांदी के सिक्के से खरीद सकते हो वही चीज आप अब कांस्य के सिक्के से खरीद सकते हो। जो चीज आप चांदी के सिक्के से खरीद सकते हो वही चीज आज आप कांस्य के सिक्के से खरीद सकते हो। मतलब चांदी का जो सिक्का था उसकी वैल्यू कम हो चुकी थी, बराबर किसके हो चुकी थी, कांस्य के सिक्के के बराबर हो चुकी थी। पहले चांदी का सिक्का ऊपर था, अब दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। चांदी के सिक्के से जो सामान मिलता था वो आज कांस्य के सिक्के से मिल रहा है। इसको कहा जाता है सांकेतिक मुद्रा। इससे पहले यदि पूछा जाए तो चीन का एक मंगोल शासक था, चीन का मंगोल शासक, नाम था काबुलाई खान, नाम था काबुलाई खान। इसने विश्व इतिहास में सबसे पहले कागज की सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। इसने सबसे पहले विश्व इतिहास में कागज की मुद्रा चलाई थी। चीन का मंगोल शासक, नाम था काबुलाई खान, कागज की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कागज से यदि सांकेतिक मुद्रा बन रही थी, मतलब कागज का जो सिक्का है उसके बराबर हम चांदी का सिक्का ले रहे गए, तो विद्यार्थियों उस समय न तो चांदी थी अपने पास और न ही कागज हुआ करता था। तो एक प्रकार से जो चांदी का सिक्का था उसके बराबर कागज की तुलना की गई थी, तो उस समय होता नहीं था कागज, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन करता है, मोहम्मद बिन तुगलक। विश्व में सबसे पहले किसने किया था, चीन का मंगोल शासक काबुलाई खान ने कागज की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अब देखो जो देवगिरी का राजमहल था उसकी क्या कंडीशन होती है। प्रत्येक जो व्यक्ति था देवगिरी का आदमी था, उसने अपने घर में टकसाल स्थापित कर ली। जो कांस्य के बर्तन थे उन बर्तनों को तोड़ते और उससे सिक्का तैयार करते और वो सिक्का ले जाकर देवगिरी के राजमहल में रख देते और वहां से चांदी का सिक्का ले आते। देवगिरी के राजमहलों के आगे कांस्य का एक पहाड़ लग गया था, क्यों, लोगों ने कांस्य वहां पर ले जाकर डाल दिया था और राजकोष से चांदी का सिक्का लेकर आए थे। इससे भाई साहब की आर्थिक स्थिति और ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब देखो यह क्या करता है, 1336 में खुरासान और कराचिल पर अभियान करता है। 1336 अभियान करता है खुरासान और कराचिल। आर्थिक स्थिति कमजोर है और राज्य का दिवालिया निकल गया है।
भाई साहब उड़ते तीर लेने से रुक नहीं रहा है। यह इसकी राज्य को कहीं से ब्रश नहीं कर रहे, न खुरासान कर रहा है और न ही कराचिल कर रहा है। दोनों ही राज्य की सीमाओं को टच नहीं कर रही है, फिर भी इसने मंगोलों और फ्रांसियों का साथ देते हुए त्रिकोणीय संघर्ष गठन स्थापित करता है और इसके ऊपर अभियान ले जाता है फ्रांस का साथ देते हुए। इस अभियान के दौरान इसकी हालत इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोग दिवालिया कहने लग गए थे, इसको दिवालिया घोषित कर दिया था लोगों ने इस अभियान के दौरान, और ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब इस चारों तरफ से टूट चुका है, अब ये क्या करता है, अब ये ऐसे करता है, यह करता है दोआब में वृद्धि। यह इसका तीसरा बड़ा काम है विद्वान होने का। अब देखते हैं अगला, यह करता है दोआब में वृद्धि। दोआब में अच्छी फसल हो रही है, यहां पर कर में वृद्धि कर दो, जनता का कुछ नहीं होगा और राज्य की स्थिति सुधर जाएगी। तो इसकी किस्मत इतनी खराब थी, इस समय इस दोआब में भी अकाल पड़ जाता है, यहां से 1 रुपए की इनकम नहीं होती है इसको। जैसे कैसे क्या करता है, एक विभाग स्थापित करता है, उस विभाग का नाम था दीवान ए कोही विभाग। दीवान ए कोही विभाग। इस विभाग ने जो दोआब की स्थानीय जनता थी, किसान जनता, उसके पास जाकर इसको ऋण प्रदान किया था। जनता को ऋण प्रदान करते हैं, जो ऋण दिया गया था इसको कहा गया था तकावी ऋण। कौन सा ऋण था? दोआब की जनता को जो कर दिया गया था, ऋण दिया गया था, वो था तकावी ऋण देता है और तब जाकर जनता को थोड़ा बहुत आराम मिलता है। चारों तरफ से गिरकर भाई साहब दुखी होकर बैठ जाता है गंगा के किनारे जाकर सवरग गड्डी या सवरग द्वारी स्थान पर। मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम समय में चला जाता है सवरग दवारी नामक स्थान पर, यहां पर रहता है एक शिविर में 2.5 साल तक। मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला एकमात्र शासक था जिसने अपने निजी जीवन में गंगा के किनारे रहता था और गंगा नदी का जल काम में लेता था निजी जीवन में। दोस्तों दोबारा बता देता हूं, हम पढ़ रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने ऐसा पढ़ा कि इसका शासनकाल 1325 से लेकर 1351 तक रहा था। इसका वास्तविक नाम जोन्ना खान था। इसने अपने राज्य में या दरबार में सर्वाधिक हिंदुओं को संरक्षण दिया था, बड़े पदों पर हिंदुओं को स्थापित किया था। इसकी जो उपाधि है, इस उपाधियों के बारे में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण इसे उलुग कहा गया था। राजमुंद्री के अभिलेखों में इसे दुनिया का खान कहा गया है। इतिहासकार एडवर्ड थॉमस ने धनवानों का राजकुमार कहा, यह लाइन इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विवादित शासक। विवादित शासक होने का मतलब यह था कि यह हमेशा उलेमाओं के खिलाफ निर्णय दिया करता था, इसीलिए इसको कहा गया है विवादित शासक। और यही था सबसे विद्वान शासक। इसी के दरबार में इतिहासकार इब्न बतूता आया था, छोटी सी बात को लेकर बड़ा विवाद कर इसको जेल में डाल देता है। इसका दरबारी विद्वान इतिहासकार बर्नी था जिसने फिरोज ए तारीख लिखी थी। उसके बाद में यह छोटी छोटी बातों से जनता को परेशान करता है। जनता इससे परेशान होकर गालियों से बड़ा खत लिखना शुरू कर देती है और इन्हीं खतों के कारण दिन में 1000 खत पहुंचने के कारण यह फैसला लेता है दिल्ली की जनता को दंड देने के लिए राजधानी परिवर्तन करने का। इस समय यह राजधानी परिवर्तन करता है। भारत की राजधानी दिल्ली थी, लेकर जाता है देवगिरी, गुजरात प्रांत का हिस्सा था और इसका नाम रख देता है दौलताबाद। इससे इसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती है। यह दूसरा काम करता है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए यह सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है। चांदी का एक सिक्का बराबर कांस्य का सिक्का चलाता है। इसीलिए देवगिरी के राजमहलों के आगे कांस्य का पहाड़ लग गया था और विश्व इतिहास में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन चीन के मंगोल शासक काबुलाई खान ने किया था। इसने कागज की मुद्रा चलाई थी। 1336 में खुरासान और कराचिल पर अभियान करता है। इससे आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाती है।
अब स्थिति ज्यादा बिगड़ने के कारण दोआब कर में वृद्धि करता है, दोआब में अकाल पड़ जाता है, जनता को तकावी ऋण प्रदान करता है तथा इससे निपटने के लिए दीवान एक कोही विभाग की स्थापना करता है। अपने अंतिम समय में 2.5 वर्ष तक गंगा के किनारे सवरक द्वारी नाम स्थान पर रहा था। इसी के शासनकाल में 2 बड़ी रियासतें अलग हो गई थी भारत से। एक तो थी विजयनगर और दूसरी थी बहमनी। विजयनगर और बहमनी 2 बड़ी रियासतें थी, यह इससे अलग हो जाती है। यदि आपसे पूछा जाए विजयनगर की स्थापना किसने की थी तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। 1336 2 भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। यदि पूछा जाए बहमनी की स्थापना 1347 में होती है, की किसने थी तो याद रखना हसन गंगू ने की थी। यह बड़ी रियासतें अलग हो जाती है। 1351 में इसकी हो जाती है मृत्यु और इससे आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।